नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के बारे में। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में होने वाली है और ये जो पहला पार्ट है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इसमें हम लोग समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, यानी कि एक्ट लाया क्यों गया था। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यानी कि ये एक्ट एस्टैब्लिशमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कब कब एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द एक्ट, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, वर्कमैन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ये सारी चीजें। देन हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन समझेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट ने एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर नहीं किया गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। एंड इन द एंड ऑफ वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द प्रोहिबिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर रोक कब कब लगाई जा सकती है। और जो वीडियो की सेकंड पार्ट होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, वेलफेयर एंड हेल्थ कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लायबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सर्टेन केसेस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो किसी भी एक्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव समझना होता है कि उस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, रीजन क्या था। इस एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, इसका जो मकसद था वो था कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना, सो दैट उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके और उन्हें बेहतर वर्किंग कंडीशन दी जा सके, और जरूरत पड़ने पर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाई जा सके। अब समझते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो गाइज, ये जो एक्ट है ये दो तरीके से एप्लीकेबल होता है। ये एस्टैब्लिशमेंट्स में भी एप्लीकेबल होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को हायर करके काम कराया जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी एप्लीकेबल होता है जो लोग की कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स उन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर ये एक्ट कैसे एप्लीकेबल होता है। तो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को हायर करके काम कराया गया हो तो ये एक्ट उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। कुछ स्टेट्स में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो कि एम्प्लॉयज के नंबर से होती है उसको अमेंड करके चेंज कर दिया गया है, जैसे कि गुजरात और वेस्ट बंगाल में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी 10 एम्प्लॉयज पे हो जाती है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी 50 एम्प्लॉयज पे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में कि कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ये एक्ट कब एप्लीकेबल होता है और कॉन्ट्रैक्टर्स को कब लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को हायर करके किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम करवाया है तो ये एक्ट उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस एक्ट के तहत विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम लाइसेंस ऑब्टेन कर ले। अब समझते हैं इस एक्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी कि ये एक्ट किस किस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एक्ट उन एस्टैब्लिशमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है जहां किया जाने वाला काम इंटरमिटेंट नेचर का हो। किसी एस्टैब्लिशमेंट में किए जा रहे काम को इंटरमिटेंट नेचर का कब माना जाएगा? किसी एस्टैब्लिशमेंट में किया जाने वाला काम अगर 120 दिन से कम दिनों के लिए किया जाता हो तो उस सिचुएशन में उसको इंटरमिटेंट नेचर का कहा जाता है। या अगर किसी फैक्ट्री की बात करूं, सीजनल फैक्ट्री की बात करूं, और वहां पे अगर किया जाने वाला काम 60 दिन से कम किया जाता है पूरे साल में, तो इन दैट सिचुएशन उस फैक्ट्री को भी इंटरमिटेंट नेचर का माना जाएगा, यानी कि इन एस्टैब्लिशमेंट इन फैक्ट्रीज में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि उस फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में किया जाने वाला काम इंटरमिटेंट नेचर का है कि नहीं। तो ये डिसाइड किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से सलाह मशवरा करने के बाद ये डिसीजन लेती है कि किसी एस्टैब्लिशमेंट को कब इंटरमीडिएट नेचर का घोषित किया जाए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन या मैन्युफैक्चरिंग को अंजाम दिया जाता हो उसको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है इस एक्ट के तहत। सेकंड बात करते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एस्टैब्लिशमेंट के केस में एस्टैब्लिशमेंट जो कि हमने अभी डेफिनेशन में समझा, अगर कोई भी कंपनी उस डेफिनेशन के अंदर आती है, एस्टैब्लिशमेंट उस डेफिनेशन के अंदर आती है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा, और कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट जो कि उस डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन के बारे में कि इस एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर किसे कहा जाता है। वो व्यक्ति जो कि किसी एस्टैब्लिशमेंट में किसी काम को कराने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करता है या उस एस्टैब्लिशमेंट में होने वाले काम को कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मदद से करवाता है, तो उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कि किसी एस्टैब्लिशमेंट में किस व्यक्ति को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोला जाता है। अगर सरकारी ऑफिस या डिपार्टमेंट की बात करें तो उस ऑफिस या डिपार्टमेंट के हेड को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोला जाएगा। फैक्ट्री की बात करें तो उस फैक्ट्री के ओनर या फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो भी उस फैक्ट्री का मैनेजर है उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोला जाएगा। एक माइन में माइन के ओनर, माइन के एजेंट या माइन के मैनेजर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जाता है। और किसी और अदर एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी व्यक्ति जो कि उस एस्टैब्लिशमेंट के सुपरविजन और पूरा का पूरा कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कमैन। वर्कमैन किसे कहा जाता है इस एक्ट के तहत? कोई व्यक्ति जिसे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, मैनुअल इस तरीके के काम कराने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है उसको वर्कमैन कहा जाता है। मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के लोग वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। किसी वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर तब कहा जाता है जबकि उसे नियुक्त किया गया हो किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में कोई काम कराने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में, यानी कि जब ये एक्ट किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है तो उस सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट को कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है और कैसे कराना होता है। सो इस एक्ट के एप्लीकेबल होते ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट के तहत रजिस्टर कराए विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम जो कि उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और रजिस्टर कराने के लिए विद इन दैट टाइम पीरियड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन डालना होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अगर एप्लीकेशन डालने में लेट हो गए, यानी कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं डालते हैं, इन दैट सिचुएशन ये डिपेंड करेगा उस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर कि वो आपके उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करे कि ना करे। अगर वो सेटिस्फाई है उस रीजन से जो कि आपने दिया है उस डिले होने का, तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन को कंसिडर करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है डिले के रीजन से तो उस केस में वो डिनाई कर सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से सही है, कंप्लीट है, इन दैट सिचुएशन जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो आपके एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कर देगा और उस एस्टैब्लिशमेंट के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट ने रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से लिया, यानी कि डेटा का मिसरिप्रेजेंटेशन करके लिया है या फिर कुछ तथ्यों को दबा के छुपा के लिया गया है, तो इन दैट सिचुएशन जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक बार मौका देगा अपनी बात रखने का और उसके बाद में वो जो रजिस्ट्रेशन था उसको रिवोक कर देगा, यानी कि उसको खत्म कर देगा। क्या होगा अगर एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने इस एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया? इन दैट सिचुएशन वो एम्प्लॉयर कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स अपनी कंपनी के अंदर हायर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एक गैजेट नोटिफिकेशन देकर उस एस्टैब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हायरिंग पर रोक लगा सके। ऐसा कोई नोटिस देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो भी काम जिसके लिए जो रोक लगाया जा रहा है, जो भी प्रोसेस, ऑपरेशन या किसी भी काम के ऊपर जो रोक लगाया जा रहा है, वो काम कितना इंपॉर्टेंस रखता है उस इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस के लिए। इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस के लिए वो काम प्रिनायल नेचर का है कि नहीं, यानी कि वो काम डिसाइडेड टाइम पीरियड के अंदर हो जाता है कि नहीं उस एस्टैब्लिशमेंट में या उस जैसे सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स में। वो काम रेगुलर एम्प्लॉयज करते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज करते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है बिफोर इशूइंग दैट नोटिफिकेशन टू अबॉलिश द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी एस्टैब्लिशमेंट। ऐसा करने का मेन मकसद है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को कम करना और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। सो इस एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन वर्ड यूज किया गया है उसका मेन मकसद यही है सो दैट जरूरत पड़ने पर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के सिस्टम को खत्म किया जा सके और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा सो दैट आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए मिलते हैं अब वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।